हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन शॉट की, जिसमें हम इस सेल वाले चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। और आप बस पेन कॉपी लेके बैठे और साथ में अगर रखना चाहते हैं तो अपनी प्यारी एनसीईआरटी जो है वो रख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो आपके एक एक टॉपिक पे डाउट जो है वो पूरे रहेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। जो भी आपके डाउट हो सारे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, राइट। उसके अलावा आपको इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे बच्चों करने को। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है, तो आप आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं बच्चों। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, और सिर्फ बायोलॉजी के नहीं, और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। फिजिक्स के, किसी भी चैप्टर के, केमिस्ट्री के, किसी भी चैप्टर के, सेम वही मैथमेटिक्स में और बाकी के आपके सब्जेक्ट्स में भी, राइट। तो इस वीडियो में, इस वन शॉट पे हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे डाउट्स को सेल चैप्टर से। बच्चों के कहां कहां निकलते हैं मुझे पता है, और वो मैं वहां आपको बताता रहूंगा, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लिंक करता है क्लास 12th के साथ भी, क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तो कई बातें ऐसी आती निकल के जो आप यहाँ पे सीखते हैं बच्चों, तो अच्छे सीखेंगे, राइट। चलिए, तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम इस वंडरफुल वन शॉट के बच्चों। सबसे पहले सेल क्या है? देखिए, सेल जो है, सेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहले अगर मैं इसको चैप्टर 1 के साथ लिंक करना चाहूं तो हमें याद है कि हमने पढ़ा था कि सेल जो होती है वो एक सेल का होना एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वैसे तो आपने और भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां पे, लेकिन ये जो है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना। यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो भाई उसके अंदर सेल हो गया। अब वो या तो सिंगल सेल हो या फिर वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हो सकता है। सवाल यहां पर ये बनता है कि सेल क्यों स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ की? क्यों बोलते हैं? मैं कहता हूं व्हाई। ये डेफिनेशन हम यहां पे पढ़ते तो आए हैं, लेकिन मैं यहां पे एक सवाल ऐड ऑन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसा क्यों होता है। सोचिए बच्चों, अगर आप अपनी ही बॉडी को देखेंगे तो आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं ये सिमिलर टाइप की सेल जो होती हैं, जो सिमिलर इन ऑरिजिन होती है, जो सिमिलर इन फंक्शन होती है, वो मिलके आगे जाके एक ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप को हम नाम देते हैं किसका? टिश्यूज का। वेरी गुड। और वही टिश्यू आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। वेरी गुड। और वही आगे जाके ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? यही जो सेल्स का ग्रुप है, यही जो सेल्स का ग्रुप है, ये आगे जाके जो सिमिलर टाइप की हैं, सिमिलर ऑरिजिन है, सिमिलर इन फंक्शन है, ये आगे जाके फॉर्मेशन करती हैं किसका? टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। और ये टिश्यूज आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ये ऑर्गन जाके आगे क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इन ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सोचिए कि अगर यहीं पे इसको रोक दिया जाए, अगर यहीं पे इसको रोक दिया जाए तो टिश्यूज उस तरह से नहीं बनेंगे, तो शायद एक हमारी तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ना बने। ऐसा नहीं है, सेल्यूलर लेवल पे भी चीजें देखी जाती हैं, सेल्यूलर लेवल पे भी बेसिक बॉडी डिजाइन देखे जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे आपने पॉलीफेरास के अंदर पढ़ा है। टिश्यू लेवल भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जैसे कि आपने निडेरियंस में पढ़ा है, सिलेंट्रेटा, राइट। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अगर एक वेल डिफाइंड बॉडी हमें बनानी है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है, तो कहीं ना कहीं ये एक वे, एक पाथवे जो है वो चलना चाहिए, तभी जाके हमें वो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने को मिलता है। तो यही चीज तो मैं बात कर रहा हूं। दैट्स व्हाई बच्चों दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक प्रॉपर एक ढांचा तैयार कर रही है, ये मिलके सारे एक प्रॉपर ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द, और वी आल्सो जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप दो चीजें देखते हैं बच्चों, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या टाइप्स ऑफ सेल आप देखते हो। एक सेल ऐसी होती है जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है, और दूसरी ऐसी होती है जो हमें यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। अब देखो, प्रो का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, जल्दी से मुझे बताइए, प्रो का मतलब क्या हो गया बच्चों? प्रो मींस हो गया फॉल्स, प्रो मींस हो गया फॉल्स, एंड यू का मतलब होता है ट्रू। बच्चों पेन कॉपी लेके बैठना। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वंडरफुल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो पहला जो यहाँ पे जो वर्ड आया है प्रो, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, एंड द कैरियोट रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। जो कैरियोट वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? दैट कैरियोट वर्ड इज फॉर द न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पे सेम वही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे एक फॉल्स न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमें एक ट्रू न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिल रहा है।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए जरा पॉइंट समझते हैं बेटा। जनरली स्मॉल साइज होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल, और आप लोगों ने चैप्टर 12 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा है कि वहां पे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं, वो मोनेरा है ना, ये पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है सर, हमने क्या बात कर दी आपने, तो बिल्कुल पढ़ा है हम लोगों ने। तो यहां पर बच्चों जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या है, ये मोनेराज है। हाँ वही कुछ बैक्टीरियाज आपको जो जो सभी जगह देखने को मिलते हैं। कितने ऐसे होते होंगे जो इधर जा रहे हैं अंदर और गए, सांस लिए अंदर गए, आपके आसपास है, और कितने ऐसे हैं अगली फ्लाइट से बाहर आ रहे, नहीं नहीं अंदर अपने मतलब का कुछ नहीं है भाई, बहुत अंधेरा था, किसी तरह बच के बाहर निकले, अरे पहुंचते ही हमला कर दिया था। हाँ वही कुछ बैक्टीरिया समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों बैक्टीरिया सारे आपके लिए हार्मफुल थोड़ी होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा जवाब देता है, और उसके बाद सही जवाब मैं दूंगा आपको बाद में। किसका सही होगा जरा नजर मारेंगे। तो जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो स्मॉल साइज की होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो लार्ज साइज की होती है। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस आ गया। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, राइट, इसलिए हमने बोला इसको फॉल्स न्यूक्लियस। जबकि यहाँ पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एक ट्रू न्यूक्लियस का नाम दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ बहुत से सेल ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, मतलब होते हैं, मतलब उतने ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होते, लाइक जो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। देयर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का मतलब है कि जिनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी है, राइट। तो वो प्रेजेंट इस तरह के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब इस तरह के सेल ऑर्गेनल्स नहीं है जिनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है, यहां पे वो एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि यहाँ पे जो है डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आगे, हम जब बाद में बताऊंगा आप लोगों इसके बारे में, लेकिन एक रफली समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जब आप एक बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, वो किस तरीके से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। जबकि उसके अलावा यहाँ पे आपको एक अलग से एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने वाला एक डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो सर्कुलर देखने को मिलता है, जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, प्यार से, और गुस्से से भी उसी नाम से जानते हैं इसको, प्लाज्मिड के नाम से, गुस्से में कह लो या फिर प्यार से कह लो, आपकी मर्जी, प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, तो ये मेन डीएनए होता है, इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है उसे बोलते हैं हम, ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है ये इस तरीके से फैला होता है। ठीक है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरह से यहाँ पे फैला होता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या बोलता है यहाँ पे, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ना बेसिकली ये आपको उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर देखने को मिलते हैं, आपके उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में। सर कहां पे पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ोगे, जब क्लास 12th में आओगे तो हिस्टोन प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग वहां पे। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जेनेटिक मटेरियल कहां पे होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं सर? उसके अंदर जो है हमारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर जो है हमारे जो जीन्स है, जो डीएनए है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं अभी के लिए इतना समझ लो, अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा वहां पे, अभी के लिए इतना समझ लो कि वहीं कहीं ये छुपे हुए बैठे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो डीएनए जो होता है यहाँ पे वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, जबकि हमारे अंदर डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? विद हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग, ये भी ध्यान रखना। इतना अभी से रफली ध्यान रखो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना। ओके, अगला देखो जरा। अब प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आ गया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का नाम याद था ना कुछ, एक और हमने पढ़ा था, पीपीएलओ, येलो, अरे येलो नहीं, येलो, अब ये एलो, तो पीपीएलओ इट्स अ प्लूरोन्यूमेनलाइक ऑर्गेनिजम्स, राइट। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, बीजीए, राइट, बीजीए। उसके अलावा अमीबा हो गया, यहाँ पे एग्जांपल यूग्लेना हो गया, और अदर हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए जो यूकैरियोटिक सेल जिनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा क्या आता है यहाँ पे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरे आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेसिकली यहाँ पे स्टेनिंग के बारे में बात की जाती है। जो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, जो ग्राम स्टेन शो नहीं करते उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं, जैसे कि बैसिलस हो गए, और यहाँ पे कई इकोलाई हो गए। तो देयर इज लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज वेल।
राइट। उसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ी सी सेल थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, जो सेल थ्योरी जैसे यहाँ पे प्रोफेसर शेल्डन का नाम आता है और प्रोफेसर श्यान का नाम आता है, जो कि एक बॉटनिस्ट और जोलॉजिस्ट हुआ करते थे। अब तो रेस्ट इन पीस है ना, बेसिकली निकल गए, ठीक है। सो सेल थ्योरी जो थी, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय प्रोफेसर शेल्डन एंड द श्यान। पढ़ेंगे अभी सेल थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे पूछा जाते हैं। एंड वाज मॉडिफाइड बाय द रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा बच्चों, जिनके नाम के आपके एनसीईआरटी के एक स्टेटमेंट भी है, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। याद है ना बच्चों? याद है सर, बिल्कुल याद है। इससे पहले अगर आपने एक और नाम सुना होगा तो प्रोफेसर रॉबर्ट हुक का, रॉबर्ट हुक 1665 में। उसके अलावा जो पहली लिविंग सेल के ऊपर काम करने वाले जो शख्स थे वो कौन थे? प्रोफेसर एंटन वेन लीवेनहॉक। ये लिविंग सेल के ऊपर काम करने वाले थे, लेकिन जो हमारे जो रॉबर्ट हुक साहब थे उन्होंने एक डेड सेल के ऊपर बच्चों काम किया था। सेल थ्योरी की अपनी कुछ स्टेटमेंट से अपनी कुछ कहानी है, कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज्ड होते हैं भाई? सेल से कंपोज्ड होते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एज वेल, सेल के प्रोडक्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है और मैं जानना चाहूंगा अभी आप लोगों से कि वो एक्सेप्शन क्या होते हैं। मैं बताऊंगा अभी, यहाँ पे आप लोग नहीं जान रहा, मैं आपसे बताऊंगा अभी। कहते हैं जितनी भी सेल्स अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं, यानी कि सेल एक सेल से ही मिलके बन रही है, या जो नई सेल बन रही है। फॉर एग्जांपल हम इस दुनिया में आए, हम कैसे आए हैं? हमारी पेरेंटल सेल जो है स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ है ना? स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ, उससे जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और उसके बाद जाके हम एक हमारी उत्पत्ति जो है वो हुई है। तो वो हम कैसे बने? हम एक प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से ही एक सेल से बने। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, आपका प्यारा दोस्त अमीबा जो है, अमीबा भी तो एक पहले से अपनी पेरेंट सेल से बन रहा है ना। हाँ, वही जो कैरियोकाइनेसिस की आप बात कर रहे हैं, वही जो आप साइटोकाइनेसिस के बारे में सोच रहे हैं, वही कुछ, राइट। तो यस, तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमीबा को कहीं ना कहीं हम इमोर्टल भी कंसीडर करते हैं? ये बात कितने बच्चे जानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अमीबा को हम लोग एक इमोर्टल जो है वो भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अमीबा को हम एक जो इमोर्टल है कंसीडर करते हैं। वाई? देखते कौन जवाब देगा कमेंट सेक्शन में। मैंने पूछा वाई, ठीक है, वाई। तो चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला हम बात करते हैं यहाँ कि सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, राइट। सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जब हम सेल एनवेलप की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट, जब एक बैक्टीरियल सेल को देखते हो आप, तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है बच्चों। एक बैक्टीरिया ये रहा हमारे सामने, ये एक पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर आपको क्या क्या दिखता है? सर इसके अंदर अगर हम बाहर से देखें तो हमें सेल वॉल तो नजर आती ही आती है, ठीक है। सेल वॉल के अलावा सर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नजर आती है सर। उसके अलावा हमें अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो अपने को साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है ना? ऐसे नहीं यार, साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड है जिसे हम डीएनए या न्यूक्लियोइड। अब यहाँ पे जब हम फॉल्स न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो फॉल्स न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस जो यहाँ पे वो न्यूक्लियोइड रीजन है। एक्चुअल में कैसा रीजन है? न्यूक्लियोइड रीजन है। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसकी बॉडी पे फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट आई थी एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और असर्शन रीजन में भी आपके सवाल आ सकता है। यहां पे इफ लगा हुआ होना चाहिए। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो मोटाइल होगा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा तो वो मोटाइल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स आ गई बच्चों, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स लेयर आ गई। और ग्लाइकोकैलिक्स के बाद इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आती है वो हो गई आपकी सेल वॉल हो गई इसके अंदर। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरा, क्योंकि आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है कि इसकी सेल वॉल किससे मेडअप होती है। इसकी सेल वॉल, रुको जाके कमेंट करो, बताइए सेल वॉल बैक्टीरिया किससे मेडअप होती है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, और उसके बाद आती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आती है। अब ज्यादातर बच्चे पता है उसमें क्या लिख रहे होंगे? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लिख रहे होंगे, मैं जानता हूं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया नाम, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, ग्लाइकोकैलिक्स आ गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और बच्चे लिख रहे होंगे कि जो सेल वॉल होती है सर इसकी पेप्टिडोग्लाइकन से मेडअप होती है। ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात। अब जिन्हें पेप्टिडोग्लाइकन लिखा है कमेंट सेक्शन में जाके और मुझे एक बार और बताओ कि भाई इस पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा इस सेल वॉल को हम किस नाम से जानते हैं? बताओ जाके, रुको जरा, जाके टाइप करो, रुक जाओ, फट हो गया, ओके वापस आओ।
ठीक है। तो क्योंकि वो नाम अगर मैं देखूंगा कितने बच्चे बताते हैं, मैं उसमें मेंशन करूंगा नाम, मैं जाके कमेंट सेक्शन में देखूंगा और मैं देखूंगा किस किस ने बताया, किस किस ने नहीं बताया। ठीक है, तो उसकी तरफ से, मेरी तरफ से उसके लिए जो जो बच्चे सही जवाब देंगे, जो ज्यादा जवाब देंगे मेरे वन शॉट्स के अंदर, जो फ्रिक्वेंटली सही जवाब देंगे, ठीक है, जो ज्यादातर सही जवाब देंगे, उसके लिए मेरे तरफ से एक फिर सरप्राइज उस बच्चे के लिए। ठीक है, चाहे हम उसके लिए लेकिन एक सरप्राइज रहेगा, जो ज्यादा जवाब देंगे, जो सही सही तरीके से जवाब देंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल। ठीक है, सेल वेल नहीं, ओहो, सेल वॉल होती है ये। ठीक है, सेल वॉल उसके बाद एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक ये रास्ता हो गया, ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने भी लिख दिया, कोई बात नहीं। ग्लाइकोकैलिक्स इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट, तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, स्लाइम सेम लेयर बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं बेसिकली उसको। ग्लाइकोकैलिक्स की अब क्या है, अब एक पार्ट ऐसा है ग्लाइकोकैलिक्स का जो थोड़ा सा लूज शेथ बना रहा है। लूज शेथ मतलब समझते ना कि आपने एक लेयर को देखा, ओ हो ये थोड़ी सी लूज है, लेकिन आपने दूसरी लेयर को देखा, ओ हो ये थोड़ी सी टाइट है, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो जब हम बात करते हैं लूज शेथ के बारे में, यानी कि इस ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, सर ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे कहां पे होगी, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है बेटा ये सेल वॉल से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये सेल वॉल से बाहर की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, सेल वॉल से बाहर की तरफ देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम नाम देंगे किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का। अब इसमें क्या कर दिया हमने, दो पार्ट्स में बांट दिया, एक लूज शेथ में जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं, और एक हो गई हमारी कौन सी, एक हो गई हमारी इज अ फॉर्म ऑफ थिक एंड टफ शेथ। तो टफ शेथ को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल का नाम देते हैं। टफ शेथ को क्या नाम देते हैं, कैप्सूल का नाम देते हैं। टफ शेथ कैसी होती है, कैप्सूल होती है। देखो जरा, यहां पे सेल वॉल है जो नीचे की तरफ बनाई गई है इस कलर से, ये रही, और बाहर की तरफ जो है वो कैप्सूल है। तो कैप्सूल कैसी होती है, टफ शेथ होती है। दीज आर नथिंग बट लाइक अ प्रोटेक्शन लेयर से एक तरीके से इस मजेदार बैक्टीरिया के पास। ठीक है, मजेदार बैक्टीरिया के पास, मजेदार बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद एक लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं मीजोजोम्स। नाउ व्हाट इज द मीजोजोम, मीजोजोम जो है, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक तरीके से एक्सटेंड कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही एक तरह से एक्सटेंड कर रही है, और उसे हम क्या नाम देते हैं, मीजोजोम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, मीजोजोम का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द मीजोजोम। ठीक है, अब इसके इनके पास अपने कुछ फंक्शन होते हैं। देखिए जरा ध्यान से कि मीजोजोम, ये मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बन रही है। ठीक है, मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आगे जाके एक्सटेंशंस होती हैं उन्हें हम सॉरी, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आगे जाके एक्सटेंशंस होती हैं इन्हीं को हम आगे जाके क्या नाम देते हैं, इन्हीं को हम आगे जाके नाम देते हैं किसका, इन मीजोजोम्स का। तो मानो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इन्हें हमने नाम दे दिया किस चीज का, मीजोजोम्स का। अब यही जो मीजोजोम्स हैं, ये क्या करेंगी, ये मीजोजोम जो हैं, ये इसकी बॉडी की फिजियोलॉजी में थोड़ा सा अपना रोल अदा करेंगे कि हम हैं तो ऐसे कैसे, हम कोई मदद ना करें तुम्हारी, अरे बैक्टीरिया क्या बात कर दी तुमने, हम तो मीजोजोम है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ये अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, लाइक वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, और ये लैमिले की फॉर्म में भी हो सकती हैं, राइट। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हो गए इनकी जिनमें हमें देखने को मिलती हैं। तो यही जो लेयर्स हैं यही आगे जाके क्या बनाएंगी, यही आगे जाके जो है इनमें वेसिकल्स बनाती हैं, और यही जो है ये आगे जाके क्या कर रही हैं, ये ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये मीजोजोम्स हो गए बच्चों। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को मीजोजोम बोलते हैं। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर असर्शन रीजंस, राइट। ओके, चलो आगे देखते हैं फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंक्शन क्या है, मीजोजोम्स के फंक्शन अक्सर पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई में। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन यानी कि कॉपिंग होने में मदद करती है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन करती है, डॉटर सेल्स का बनाने में हेल्प करती है, उसके अलावा रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सिक्रेशन प्रोसेसेस में हेल्प करती है, और अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एंजाइम कंटेंट के लिए, दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइम कंटेंट एज वेल। तो राइट, ये बेसिक फंक्शन हो गए। दो तीन फंक्शन याद रख लो, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन फंक्शन याद रख लो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से सवाल जो है बन सकता है। अब देखो सीबीएसई में तो डायरेक्ट आएगा ना कि मीजोजोम क्या है, तो भाई एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई दो फंक्शन बता दो, इससे ज्यादा 2 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं 3 का आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा, उससे बड़ा तो 5 नंबर में तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है,
हाँ, वो अलग बात है कि आपसे डायग्राम बनाने के लिए बोल दे बैक्टीरियल सेल का और उसके बाद बोले कि उसके उस लेयर का नाम बताओ या इस फंक्शनिंग बताओ, इसको दिखाओ लेबल करके, तो अलग बात है, ठीक है। वैसे बहुत रेयर आता है वो वाला भी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं उसकी गारंटी ले रहा हूं। फ्लैजिला, देखो कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, मैंने कहा कि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इफ फ्लैजिला वुड बी प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है, इफ फ्लैजिला प्रेजेंट, तो वो कैसा होगा, वो मोटाइल होगा। कैसा होगा, वो मोटाइल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, मोटाइल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, खत्म। फ्लैजिला, फ्लैजिला एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, देखो कीवर्ड्स पे फोकस करना है बच्चों। मैं कह रहा हूं कि जो आप एनसीईआरटी अपने आसपास रख के बैठे हो और अपना जो रजिस्टर लेके बैठे हो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना उसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं हाईलाइट करता हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं एक्स्ट्रा, आपको वो कीवर्ड्स करना, उसके बाद अपनी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है इस लेक्चर को देखने के बाद, नथिंग मच। मैं कह रहा हूं सारे पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे आप लोगों के, प्रॉमिस। तो फ्लैजिला एक्सटेंशन, फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, ये निकल गया यहां से। यहां पे अगर आप देखें तो इसकी लोकेशन दिखाई गई है फ्लैजिलम की, तो सेल वॉल का जो बेसिकली जो एक्सटेंशन है सेल वॉल का, उसे फ्लैजिला बोल रहे हैं। किससे कंपोज होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर, फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, फिलामेंट, हुक और वेसल बॉडी। किसमें हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं, जैसे कि पिलाई है और फिम्ब्रे है। ये पिलाई और फिम्ब्रे है ना, ये एक सरफेस है यहाँ पे इसकी, ये इसके सरफेस स्ट्रक्चर्स हो गए दोनों। कैसे स्ट्रक्चर्स हो गए ये, दे बोथ आर सरफेस स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स हो गए, दे बोथ आर सरफेस स्ट्रक्चर, बोलो बेटा मेरे साथ, शाबाश, मन में बोलो, सरफेस स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। तो ओके, ऑल राइट, तो दे बोथ आर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सम बैक्टीरिया which attaches them to rocks in streams and in the host tissue। अब आपकी बॉडी में या किसी होस्ट टिश्यू के अंदर जब ये जाता है, जब किसी होस्ट बॉडी में जाता है, तो ये पिलाई क्या करते हैं, ये फिम्ब्राई क्या करते हैं, वहां पे उसको जोड़ने में, उसको अटैचमेंट में, उसको वहां पे चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको वहां पे अटैच होने में हेल्प करते हैं, राइट। तो होस्ट टिश्यू के अंदर इसको जोड़ने में हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अटैच देम टू द रॉक्स इन स्ट्रीम्स। तो अलग अलग एटमोस्फेयर में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलते हैं ये बैक्टीरिया, तो वहां पे आपको ये उनको उन सरफेसेस पे चिपकने में, उन सरफेसेस पे बने रहने में अपना रोल प्ले करते हैं ये पिलाई और फिम्ब्राई जो है, राइट। एंड उसके बाद आता है जेनेटिक मटेरियल। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक मटेरियल तो भाई एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा ही होगा। अब ये एक बैक्टीरियल सेल होगी जिसके अंदर हमें ये जेनेटिक मटेरियल जो देखने को मिल रहा है, तो बैक्टीरियल डीएनए हो गया, ये मेन डीएनए हो गया, दिस इज कॉल्ड द मेन डीएनए या फिर मेन जेनेटिक मटेरियल भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया इसका, ठीक है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया, राइट है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो इट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, क्योंकि कहां पे प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। और जब आप अपनी सेल को देखते हो, जब आप अपनी सेल को देखते हो, तो आपकी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है एक यूकैरियोटिक सेल में, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस भी कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेनस होती है। कैसा मेम्ब्रेन होती है, डो मेम्ब्रेनस होती है, इसलिए न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है, राइट। और यहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल ये बाहर ही है जो पड़ा हुआ है, क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो बाहर ही पड़ा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। यहां पे आपको प्लाज्मिड डीएनए देखने को मिलता है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इट इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद इन एडिशन टू दिस जेनोमिक डीएनए, इसके पास क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलते हैं। एक सर्कुलर डीएनए भी होता है यहाँ पे, देखो जरा, प्लाज्मिड जिसे हम बोलते हैं। The many bacteria have small circular self-replicating, this is important। और ये क्लास 12th में भी बहुत सारी चीजें लिंक करेगा आपके साथ, ध्यान रखिएगा। इस प्लाज्मिड के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में भी, एक स्पेशल यूनिट जिसमें बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हम इस प्लाज्मिड की हेल्प से हम बहुत सारे काम करवाते हैं, ठीक है, या हमने करवाए बहुत से काम। तो मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग या ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस का मतलब है जो खुद से कुछ काम कर पा रही है, तो ऑटोनोमस बोलते हैं इसलिए उसको। तो कैसा होता है, इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी बेटा, प्लाज्मिड की जो प्रॉपर्टीज है उसको अलग लिख लेंगे। कैसा होता है ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये, ठीक है।
कैसा होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये। कैसा होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे कैसा होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है? जीन्स कंटेन करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती है इसके पास, हैव एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो यहां देखने को मिलती है, हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो है इनके पास देखने को मिलते हैं। बोलो बोलो यस या। ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी मीन्स क्या होता है? अगेंस्ट। एंड बायोटिक मीन्स लाइफ। बायोटिक मीन्स लाइफ। तो दे हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, तो उसको सर्वाइव कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो फ्लैजिला हमेशा प्रेजेंट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्लैजिला नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन जब प्रेजेंट होगा तो उसको मोटाइल बनाएगा, राइट? तो ये प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी हो गई। देन आता है राइबोसोम। राइबोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ध्यान से सुनो, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या बोला मैंने, कि राइबोसोम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जुड़ी होती है इससे, जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होना। कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेस? प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाली प्रोसेस जो है वो जुड़ी होती है। तो दिस आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जब आप इन राइबोसोम्स को देखते हो, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में जब आप देखते हो तो ये कहां है? ये एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। कैसे होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये रेजर ध्यान से देखेंगे, ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। These all are the structures of the ribosomes. ठीक है, चलिए, there are several ribosomes may attach to the single messenger RNA and forms a chain of polyribosomes या polysomes के नाम से भी जानते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं किससे? एक मैसेंजर आरएनए के साथ, एक मैसेंजर आरएनए के साथ, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये क्या हो गए? ये बहुत सारे राइबोसोम्स हो गए। और जब ये अटैच्ड होते हैं एक मैसेंजर आरएनए के साथ, तो वो क्या बनाते हैं? एक पॉलीजोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। मैसेंजर आरएनए वो होता है जो मैसेज लेके जाता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, पढ़ेंगे सबके बारे में, ध्यान रखिएगा। तो ये एक जब अटैच होते हैं, आपसे सिर्फ पूछा जा सकता है डेफिनेशन कि पॉलीजोम क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम प्लस में मैसेंजर आरएनए which make a polysome, not us, which makes a polysome, right? So they translate, क्या करते हैं? ये ट्रांसलेट करते हैं मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, कोडिंग होती है बच्चों यहाँ पे। जब आप आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, जब आप जेनेटिक्स में क्लास 12th में ये प्रोसेसिंग पढ़ेंगे ना प्रोटीन सिंथेसिस की, आपको मजा आ जाएगा। चैप्टर 6 कहां पे? क्लास 12th में आप ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग समझेंगे। वहां पे जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, कोडिंग कैसे होती है यहाँ पे, उनकी डिकोडिंग कैसे होती है, बहुत अमेजिंग है। अल्टीमेटली पता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है इसको आप क्लास 12th में समझते हैं। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है कि दे ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए इनटू द प्रोटीन्स, कैसे होता है इसको डिटेल में आप लोग वहां पे समझते हैं। अगर मैं यहां बताने गया तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। क्या उसके बाद आता है दूसरा वर्ड इंक्लूजन बॉडी, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जहां मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो उसपे सीबीएसई में कई बार मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है यहाँ पे, कैसे होते हैं? एक वर्ड, इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर, ये देखिए जरा, ये बाहर कैप्सूल हो गई, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, और उनके अंदर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रेजेंट होती हैं इंक्लूजन बॉडीज। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है इंक्लूजन बॉडी। और ये राइबोसोम्स आपको बिखरे बिखरे हुए तो नजर आ ही रहे होंगे, है ना, नेकेड डीएनए मिल रहा है, राइट। और ये कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। तो क्या होते हैं ये? दीज आर सिंपली द स्टोर रिजर्व मटेरियल, कीवर्ड बस। इंक्लूजन बॉडी क्या है? स्टोरेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्टोरेज का। तो सर क्या ये एक तरह की स्टोरेज बॉडी है? जी हाँ, ये एक अपने आप में स्टोरेज बॉडी है। ये फ्रीली जो है कहां पे देखने को मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में। एंड नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। राइबोसोम भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल क्या है इनके? जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं,
साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं, गैस वेक्यूल्स हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं इन इंक्लूजन बॉडीज के। तो इंक्लूजन बॉडी का एक एग्जांपल 2 नंबर का क्वेश्चन अगर बनता है कि व्हाट आर इंक्लूजन बॉडी, सिंपली दीज आर द स्टोरेज मटेरियल्स। ये रिजर्व मटेरियल्स होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, और एक दो एग्जांपल जो हम वहां पे उनके लिख सकते हैं। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सेल को, तो यहां से ग्लाइकोजन ले लेगा और उसको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करा देगा। तो स्टोरेज वही होती है जब उसको रिक्वायरमेंट है सेल को किसी मटेरियल की, तो वहां से वो ले ले। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है ना, तो सेल्स के अंदर आपके पास भी तो स्पेशलाइज्ड जो टिश्यूज होते हैं ना, क्या नाम है उन टिश्यूज का, कमेंट सेक्शन में बताओ या मैं बताऊं? चलिए मैं बता देता हूं, एडिपोज टिश्यू। लेकिन इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो इन फैट को स्टोर करती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जाके अभी कि उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहते हैं, राइट? तो वैसे ही जब आपको फैट की रिक्वायरमेंट है, जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी में भी तो स्टोर फूड होता है ना, ग्लाइकोजन। तो जब आपको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरी फॉर्म में, ग्लूकोज में, और आपकी सेल्स को एनर्जी मिल जाती है। भाई ये थोड़ी है कि आप सारा दिन खाते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप नहीं खा रहे होते या आप पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, सेलुलर लेवल पे वो जो प्रोसेसिंग है वो लगातार चलती रहती है। तो एनर्जी कहां से मिल रही है? कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, या उन हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ स्टोरेज तो होता ही है ना। प्लांट्स के पास भी होता है, सभी के पास है। तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, इनमें भी, प्रोकैरियोट्स में भी, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसे ही कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल को स्टोर करती हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है वो उसको दे देती हैं। ऐसी बॉडीज को इन बैक्टीरियाज के अंदर, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूजन बॉडी के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बता रहे हैं आपको एडिपो टिश्यू में जो सेल्स देखने को मिलती है जो स्टोरेज का काम करती है आपके पास, राइट? चलिए आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, दे पॉसेस अ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होता है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और उन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से भी जानते हैं। और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में कई स्पेस होते हैं उसके अलावा भी, जिन्हें हम पोरिन्स के नाम से या पोर्स के नाम से भी जानते हैं, या न्यूक्लियोपोर्स के नाम से जानते हैं, जो मटेरियल्स का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। चलिए, they possess an organized nucleus with a nuclear envelope and have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structures as well। तो जब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है तो वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होगा, एंड साथ ही साथ वहां पे एक कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो उसके पास प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस को तो क्योंकि हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, जब हम प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी करने वाले यूकैरियोटिक सेल में थे दो शख्स जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में 1972 में दे गेव अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या था ये? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से इसको जाना गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी का मतलब होता है, क्वासी इज लाइक अ रिजेम्बलेंस। क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी का मतलब हम पढ़ते हैं रिजेम्बलेंस के लिए, मतलब कोई चीज किसी चीज से क्या कर रही है? रिजेंबल कर रही है। तो ये कैसा है? क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब है कि इट्स लाइक अ फ्लूइड नेचर। आप जब सेल मेम्ब्रेन को देखते हो तो सेल मेम्ब्रेन की बात क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो एक पानी है। सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है, राइट? तो इसलिए इसको नाम दिया गया कि इसका नाम क्या है? क्वासी फ्लूइड नेचर। और सेल मेम्ब्रेन बनती किससे है? सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में, जिसका नाम है प्रोटीन्स और लिपिड्स, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, they enable lateral movement of proteins within the overall bilayer। अभी हम स्ट्रक्चर को समझेंगे तब ये लाइन हमें अच्छे से समझ आएंगी कि यहाँ पे बाइलेयर किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ प्रोटीन्स की शेप कैसी है, यहाँ लिपिड्स की शेप कैसी है, लिपिड्स कहाँ प्रेजेंट है, और हैं तो कौन से लिपिड्स है, राइट? तो ये क्या करता है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। तो अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर भी तो मूवमेंट होती है ना, जिसे आप साइक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं, या सिंपली उसे स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। जो मटेरियल्स आपके एक्सचेंज हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी तो मूवमेंट होती है ना? बिल्कुल होती है सर।
तो इसी तरीके से यहां पे भी ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद द ओवरऑल बाइलेयर। अभी मैं बाइलेयर वाला पॉइंट आपको समझाता हूं। यहाँ पे तो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हमें सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। मेजरली जब एक स्टडी की गई, उस वाले पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा, पहले नीचे वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इरेथ्रोसाइट को देखा गया, इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन में, क्योंकि आरबीसी जो थी उसकी सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा स्टडी की गई, इसलिए आप जब इरेथ्रोसाइट को पूछते हैं तो इस तरीके से बताते हैं। तो इरेथ्रोसाइट की जो मेम्ब्रेन थी, दे हैज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो इरेथ्रोसाइट में ज्यादा स्टडी की गई, तो इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन हैज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। और बाकी का क्या है, बाकी का यहाँ पे जो बचा रिमेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी का क्या होता है यहाँ पे, बाकी का जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा पता है आपको, अगर आपसे सवाल इरेथ्रोसाइट को लेके पूछेगा तो आप ये वाला आंकड़ा बताएंगे, लेकिन अगर आपसे इरेथ्रोसाइट के अलावा पूछे तो ध्यान रखिएगा, इरेथ्रोसाइट के अलावा 58 to 59% के आसपास जो है उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, और बाकी के जो 40% के आसपास जो हैं, बाकी के जो 40% के आसपास हैं वो लिपिड्स होते हैं, ठीक है। बाकी के जो 40% के आसपास हैं वो लिपिड्स होते हैं, और लगभग 1 से 2% जो है वहां पे क्या आ जाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, मैं आपको इसको वैसे डिटेल में आगे बताऊंगा, आगे बताता हूं। चलिए, कैसा नेचर होता है इसका, जो फंक्शन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में मॉलिक्यूल्स को इसके अक्रॉस, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये जो मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, ये क्वेश्चन कई बार आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, कि कैसा नेचर होता है, हाईली परमिएबल होता है, लो परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि मॉलिक्यूल्स की जांच करके उसको आगे भेजती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है दो टाइप का होता है, मैं उसके स्ट्रक्चर को बताऊंगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पे एनर्जी खर्च नहीं होती उस ट्रांसपोर्टेशन में, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जहां पे एनर्जी का कंजम्पशन होता है, ठीक है, जहां पे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, जहां पे एनर्जी जो है वो खर्च होती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पे एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती, ठीक है, जहां पे एनर्जी जो है वो खर्च, ओहो ये तो सारे हट गया। पैसिव वो होता है जहां पे एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती, और एक्टिव वो होता है जहां पे एनर्जी जो है वो खर्च होती है, ठीक है जी। चलो, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, पैसिव। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर रीजन टू द हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है, लोअर टू द हायर कंसेंट्रेशन रीजन। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जब हम डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बात की कि डू नॉट यूटिलाइज एनर्जी, मतलब एटीपी खर्च यहाँ पे नहीं होती जैसे डिफ्यूजन की नॉर्मल प्रोसेस है, एंड ये यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं मसल्स में, देयर इज लॉट्स ऑफ रीजंस जहाँ पे एनर्जी जो है वो खर्च होती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सिंपल बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है कि जहां एक जगह एनर्जी खर्च हो रही है और दूसरी जगह एनर्जी खर्च नहीं होती, ठीक है। देन उसके अलावा दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझना है हमें। तो ये क्या बताता है यहाँ पे, तो दिस इज, यहाँ कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। अब देखिए बोल रहा है कि जो लेयर होती है वो कैसी होती है, बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड देखो, बाई का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दो लेयर्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, दो लेयर। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअल में कैसा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है ना कि एक इसमें ऊपर हेड रीजन है और एक इसमें नीचे टेल रीजन है, ऐसे ही यहाँ पे है, ऐसे ही यहाँ पे है ये। तो ये वाला जो रीजन है ये कैसा रीजन हो गया, इसका हेड रीजन हो गया, और ये वाला जो नीचे रीजन हो गया कैसा हो गया, टेल रीजन हो गया। लेकिन अगर आप इस सेल को ध्यान से देखोगे, सेल मेम्ब्रेन को, तो ये दोनों रीजन, जो हेड रीजन है वो बाहर की तरफ ही है, हेड रीजन है वो बाहर की तरफ है,
हेड रीजन जो होता है वो कैसा होता है, पोलर रीजन होता है, हाइड्रोफिलिक रीजन होता है। हाइड्रोफिलिक रीजन का मतलब होता है जो वाटर लविंग होता है, ठीक है। हेड रीजन जो होता है वो एक हाइड्रोफिलिक रीजन होता है या पोलर रीजन होता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। हेड रीजन कैसा होता है, एक पोलर रीजन होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, एक हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक रीजन होता है जो वाटर लविंग होता है। बेटा सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी है, ये ध्यान रखिएगा। सेल के अंदर और दोनों तरफ बाहर जो है वो पानी है, तो इसलिए वो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऐसी बनी हुई है वो कि हाइड्रोजन जो उसको बाहर होना ही पड़ेगा। तो बाई लेयर का मतलब होता है, बाई का मतलब हो गया यहाँ पे 2, तो बाई लेयर किसकी है, यहाँ पे 2 लेयर है किसकी, इन फॉस्फोलिपिड जो है वो इसको मिलके बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड जो है वो इसको मिलके बनाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन जो है वो यहाँ पे धसे हुए हैं। ये प्रोटीन्स कैसे हैं, these proteins are sandwiched between the bilayer of phospholipid। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सैंडविच का मतलब क्या है यहाँ पे, ओहो खाने वाले सैंड, फिर खाने की बात पे आ जाते हो सीधा, समझो बात को जरा। हाँ मैं समझ रहा हूँ, सुनो। प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन द बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, समझाने के लिए सिर्फ आपको मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि ये एक लेयर है नीचे वाली, ये दिस वन राइट, और ये ऊपर वाली हो गई, और प्रोटीन्स कहाँ हो गए बीच में, तो एक नीचे बीच में प्रोटीन्स, दिस इज, तो प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन द बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, राइट। तो इस तरीके से देखते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल तो फॉस्फोलिपिड से भी ज्यादा रिजिड होता है नेचर में, राइट। और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स भी हैं। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो बीच में पूरी तरीके से फंसे होते हैं, जिन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इसके बाहर की तरफ देखने को मिलेंगे, और उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स के नाम से उन्हें हम जानते हैं। तो जो पेरीफेरी जो बाहर आउटर रीजन में देखने को मिलेंगे उन्हें हम पेरीफेरी प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो देयर आर सम फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, राइट। तो ग्लूकोज और जब फैट लिपिड्स मिल रहे हैं तो उन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स बोल रहे हैं। प्रोटीन सब ग्लाइकोजन मिल रहे हैं तो उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम दे रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, तो इसलिए इसको ये अंदर बाहर सेल के पानी है, और ये सब जो स्ट्रक्चर इसको मिलके बना रहे हैं, तो दैट इज लाइक अ फ्लूइड मोज़ेक, तो फ्लूइड लाइक मॉडल, ठीक है। तो ये सिंगर और निकोलसन साहब ने इतनी सी बात हमें यहाँ पे बताई थी बच्चों, ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। अब देखिए सेल वॉल जो है वो हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ साथ रिजिड स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब नॉन लिविंग क्यों, नॉन लिविंग हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, वाई नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्यों है, ठीक है, वाई नॉन लिविंग क्यों है भाई नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बाहर की तरफ है। जब आप एक सेल को देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये अंदर सेल हो गई, मान लीजिए कि ये अंदर सेल हो गई, और ये जो एक्टिविटीज है, ये सेल वॉल जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, सेल वॉल जो है वो यहाँ कहीं है, तो ये एक बाहर वाला पार्ट हो गया। तो मेन जो सेल की जो एक्टिविटीज चल रही है वो तो सेल के अंदर चल रही है ना, जो भी लिविंग एक्टिविटीज चल रही हैं वो यहाँ सेल के अंदर चल रही हैं, जो भी एक्टिविटीज चल रही है। और ये कैसा पार्ट में है, ये एक बाहर वाली साइड है, ये एक आउटसाइड है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम नॉन लिविंग पार्ट बोलते हैं, क्योंकि जो भी लिविंग एक्टिविटीज है वो सेल के इनसाइड चल रही है, ठीक है, वो सेल के इनर पार्ट में चल रही है, राइट, एकदम ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये एक सेल के इनर पार्ट में चल रही है, लेकिन ये जो पार्ट है सेल वॉल जो बाहर की तरफ है, तो इसलिए हम सिंपली रिजिड होता है। ये सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ये सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, ये एक तरीके से बैरियर का काम करता है सेल के लिए, और किसी भी अनवांटेड मॉलिक्यूल को सेल के पास आने नहीं देता, ठीक है। तो चलिए इसके काम क्या है, इट गिव्स शेप, ठीक है, इट गिव्स शेप टू द सेल। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, और हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरैक्शन में, एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है, जो भी हमारे या सेल के लिए वो मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये फंक्शन हो गया उसका। उसके अलावा सेल वॉल जो होती है एल्गे की, वो किससे मेडअप होती है, सेल के मेड ऑफ एल्गे, सेल्यूलोज से, गैलेक्टन्स हो गए, मैनन्स हो गए, और मिनरल्स होते हैं कई, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात की जाती है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल वॉल जो कंसिस्ट होती है वो किससे होती है, सेल्यूलोज से या हेमीसेल्यूलोज से,
दे ऑल आर द सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंसेस, बट यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन दोनों के अंदर होते हैं। इन दोनों में कई स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो है वो होते हैं, और यहाँ पे उतने ज्यादा आपको डिफरेंसेस याद करने की जरूरत कतई भी नहीं है। उसके अलावा पैक्टिन्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो इनके स्ट्रक्चर को, सेल वॉल को बनाते हैं। देन बात आती है मिडिल लैमेला के बारे में ना। व्हाट इज मिडिल लैमेला? मिडिल लैमेला दो सेल, इन सेल्स के बीच में है। मान लो कि ये एक मान लेते हैं, यहां कर लेते हैं चलिए सिंपल ही बना लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। सेम इसी तरफ यहां पे भी ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ठीक है। ये प्राइमरी लेयर हो गई, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, और इसके बीच में जो है वो क्या हो गया? इसके बीच में जो रीजन हो गया वो हो गया मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला क्या करता है? दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जोड़ने में हेल्प करता है। मिडिल लैमेला जो है वो इन सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को बनाने में हेल्प कर रहा है। बेसिकली मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल लैमेला जो मेडअप होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से जो है वो मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलके बनता है, ठीक है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलके बनता है, which holds the neighboring cells together, जो आपस में सेल्स को जोड़े रखने में हेल्प करता है। आप मिडिल लैमेला से जिस तरफ भी चलेंगे आपको प्राइमरी लेयर देखने को मिलेगी। आप मिडिल लैमेला से जिस तरफ भी चलेंगे आपको प्राइमरी लेयर जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मिडिल लैमेला की तरफ से जब आप बढ़ रहे हैं तो आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिल रही है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेल के एलोंगेशन में हेल्प करती है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है या प्राइमरी लेयर जो होती है ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करती है। प्राइमरी सेल वॉल की कैपेबिलिटी होती है ग्रोथ कराने की, ठीक है, टूटने की। आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि प्राइमरी लेयर से ही सेकेंडरी सेल वॉल लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी से ही सेकेंडरी लेयर का फॉर्मेशन होता है। आपको याद होगा कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं ये ग्रोथ में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? ग्रोथ में हेल्प करती है, राइट, बढ़ाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे वो सेकेंडरी से, और एक पॉइंट पे आके मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो कैसी बन जाती है? वो आगे जाके एक मैच्योर टिश्यू बना देती है या मैच्योर लेयर। तो आप ये कह सकते हैं, ये एक आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ये मैच्योर लेयर हो गई। कैसी लेयर हो गई? ये मैच्योर लेयर जो है वो बन गई, ठीक है। चलिए अगली बात समझते हैं। अब इनके बीच में और भी पार्ट्स आते हैं, जैसे क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब है ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल्स के। जैसे ये नेबरिंग सेल्स को मिडिल लैमेला कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है, उसी तरह से प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट करने में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल्स के, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, तो ये एक सेल से दूसरी सेल को कनेक्ट करने में अपना रोल प्ले करता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। मैं इससे पहले एक पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, और ये उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही एक भाग है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है बेसिकली होता क्या है कि जब आप सेल ऑर्गेनल्स को देखते हो तो सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं फंक्शनिंग में, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शनिंग बनाते हैं।
जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि गोल्जाई बॉडी है, ठीक है, इनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है, या गोल्जाई अपैरेटस है, ठीक है, जैसे कि लाइजोसोम्स है, ठीक है, जैसे कि लाइजोसोम्स हो गए, गोल्जाई बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये दूसरे के साथ काम करते हैं। तो ये तो आते ही हैं, वैक्यूल्स भी आते हैं। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जहां एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड दिखे हमें फंक्शनिंग कराने में सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारा हमारा सेल ऑर्गेनल है और एक बड़ा कंपोनेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में एक बड़ा कंपोनेंट होता है सेल का, और जो कि न्यूक्लियस के साथ हमें देखने को मिलता है। ईआर डिवाइडेड होता है इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। एक होता है ल्यूमिनल पार्ट जो कि हमारा कहां पे होता है, इनसाइड ईआर, अंदर की तरफ, और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। तो दो पार्ट्स हो गए, दो भाग हो गए, एक ल्यूमिनल हो गया जो इनसाइड ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि दो पार्ट हमें दिखा रहा है यहाँ पे, एक न्यूक्लियस वाला ये पार्ट हो गया, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां है यहाँ पे, एक देखो इस तरफ से बाहर निकलना है, दिस इज कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और एक ल्यूमिनल पार्ट। ल्यूमिनल पार्ट वो हो गया जो हमारा इनसाइड ईआर होता है अंदर की तरफ, और एक हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया जो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके दो पार्ट्स होते हैं, द वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों होता है, रफ इसलिए होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक सवाल यहां पर मेरा यहाँ पे ये कि राइबोसोम जो है इसके साथ अटैच्ड होते हैं आउटर सरफेस पे, हाउ, तो दे हैव अ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बाय व्हिच दे आर अटैच्ड एक्चुअली, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ये इस सरफेस के पास बेसिकली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इस सरफेस के पास बेसिकली अटैच्ड होते हैं, एंड दीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर कॉल्ड राइबोफोरिन, ठीक है। इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को नाम देते हैं किसका, राइबोफोरिन प्रोटीन्स की हेल्प से ये अटैच्ड होते हैं। राइबोफोरिन प्रोटीन्स जो है हेल्प करते हैं किसमें, इनको इस सरफेस पे अटैच करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है बेसिकली इसका, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स हैं तो वहां पे प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ उसके सिक्रीशन में। फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लैक ऑफ राइबोसोम होता है इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बोला जाता है, क्योंकि रफ पे होने की वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्युलर इज लाइक अ दानेदार स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है जी। फिर आता है फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, इसका जो फंक्शन है स्पेसिफिक, ये साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है सेल को बचा के रखता है, सेल को मैकेनिकल डैमेज से भी बचाने में हेल्प करता है, राइट, क्योंकि एक बड़ा कंपोनेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखा रहा है जहां पे कोई भी राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तीन पार्ट से मिलकर बनता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आप बोलते हैं एक पार्ट होता है सिस्टर्ने, ठीक है, एक होते हैं इसमें वेसिकल्स, एंड द अदर वन इज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। वेसिकल्स, सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स जो है ये पार्ट्स इसको मिलके बनाते हैं। तो ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है जो इसको मिलके बनाते हैं। तो तीन कंपोनेंट्स हो गए, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईआर, ठीक है, ये कंपोनेंट्स हो गए ईआर के। नेक्स्ट आता है इसका भाई गोल्जाई अपैरेटस, जिसे कैमिलियो गोल्जाई ने देखा था, ठीक है, जिसे ऑब्जर्व किया था, पहली बार जो ऑब्जर्व किया था। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको पहली बार जो था वो एक नर्व सेल में देखा गया था, इन्होंने एक आउल की नर्व सेल में देखा था, ठीक है, आउल की नर्व सेल में इसको देखा गया था, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्जाई। दिस इज कंसिस्ट ऑफ दिस सिस्टर्ने एंड स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे भी इसके अलग अलग फेज होते हैं, लाइक द सिस फेज एंड द ट्रांस फेज एज वेल। तो एक बाहर की तरफ कैसा है, एक अंदर की तरफ कैसा, जस्ट दिस इज नथिंग मच बट जस्ट बिलोंग टू द डिफरेंट शेप ऑफ दिस गोल्जाई बॉडी, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे ये भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक बाउंडेशन बनाता है, कनेक्शन बनाता है,
इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये दोनों आते हैं, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके दो फेजेस होते हैं ऑर्गेनेल्स के, द वन इज द कॉन्वेक्स और द सिस और द फॉर्मिंग फेज जिसे हम बोलते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द लाइक द फॉर्मिंग फेज, ठीक है, सिस फेज हो गया हमारा, राइट। और एक होता है हमारा ट्रांस फेज यहाँ पे, ठीक है जी। सो नाउ द कॉन्केव और द ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज जिसे हम बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज या फिर एक होता है फॉर्मिंग फेज, बट इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों ही जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक मैच्योर फेज है जिसे हम कॉन्केव फेज के नाम से भी या फिर ट्रांस फेज के नाम से भी इसमें जानते हैं। अगर मेजरली फंक्शन के बारे में बात करें इसके, तो ये पैकेजिंग में हेल्प करता है मटेरियल्स की। तो जो भी मटेरियल बनाता है उसको पैकेजिंग करके, एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कई जो मटेरियल्स है वो बना देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स में मॉडिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मटेरियल्स में मॉडिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए हुए मटेरियल्स को भी मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, पैकेजिंग में तो करता ही है, उनके मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। सो परफॉर्म पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू बी डिलीवर ईदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, राइट। तो पैकेजिंग करके उनको भेजने का काम करता है। इंपॉर्टेंट साइड जो है आपके एनसीईआरटी के इस कॉन्सेप्ट की वो लास्ट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एज वेल। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान रखिएगा। इनके पास हाई लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इनके पास हाई लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है इन गोल्जी बॉडी के पास, इसीलिए इनको लिपोकॉन्ड्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हाई लिपिड कंटेंट भी इनके पास प्रेजेंट होता है इन गोल्जी बॉडी के पास। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल आता है जो कि इनसे ही प्रेजेंट होता है, इनसे ही बनता है, गोल्जी बॉडी से जो बनता है उसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। तो वहां पे कई एंजाइमिनल प्रोसेसिंग होती है, जब पैकेजिंग होती है उन मटेरियल्स की गोल्जी बॉडी की हेल्प से, तो उन पैकेजिंग से ही फॉर्मेशन होता है किसका, पैकेजिंग के टाइम पे, उन एंजाइमिनल रिएक्शंस के टाइम पे फॉर्मेशन होता है किसका, इस गोल्जी बॉडी का, राइट। तो ये कंटेन करता है कई हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स को कंटेन करता है, जैसे कि लाइपेजेस हो गए, प्रोटीएसेस हो गए, कार्बोहाइड्रेसेस हो गए, राइट। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं मोर देन 50 प्लस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं ये, जिनका प्रोडक्शन करता है। और ये किस में एक्ट करते हैं, ये ऑप्टिमम कंडीशन में एक्ट करते हैं, एक्टिव एसिडिक पीएच में एक्ट करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, अराउंड जो पीएच होता होगा इनका 5 के आसपास जो है वो रहता है। तो कई बार एंजाइम से अपने इतने ज्यादा बना देता है कि सेल्यूलर एक्टिविटीज में उन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट जब नहीं होती तो वो तब भी एंजाइम जो है वो उस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी ही सेल को बर्स्ट कर देता है, ये अपनी ही सेल को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, लाइसोसोम रिलीज करता है किसे, लाइसोसोम रिलीज करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं ये लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस को, एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शंस को फास्ट बनाते हैं, उनमें अपना रोल प्ले करता है। तो ये कंटेन करता है। फंक्शन क्या हो गया, सेल के अंदर डाइजेशन में मदद करता है, दैट मींस कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है इसका मेन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है विच इज फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। ज्यादा से ज्यादा जब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की तो हम बोलते हैं कि हम प्लांट सेल में वैक्यूल जो ऑक्यूपाई करते हैं लगभग 50 to 90% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। आप इस पिक्चर में भी यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से बच्चों। तो ये आप देख रहे हैं कि जो वैक्यूल है, दिस इज अ लॉन्ग पार्ट वैक्यूल, और ये सेल वॉल हो गई, ये साइटोप्लाज्म रीजन हो गई जिसमें हमें ये वैक्यूल जो है ये नजर आ रहा है, राइट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसकी जो बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो दिस इज नथिंग मच, इट्स जस्ट लाइक अ रिजर्वियर काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये कंटेन करता है वाटर को, सैप को, ठीक है। ये कंटेन करता है वाटर को, सैप को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, मेनली प्लांट्स के अंदर। क्या सर एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल में ना के बराबर होते हैं, और अगर प्रेजेंट होगा तो साइज भी काफी छोटा होगा।
इन वैक्यूल्स के आप अलग अलग टाइप्स पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सैप वैक्यूल्स, जैसे कि सैप वैक्यूल, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे कि फूड वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सैप वैक्यूल और फूड वैक्यूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, इनके अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमें। तो फंक्शन क्या है इन प्लांट्स, टोनोप्लास्ट विच इज अ सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल, टोनोप्लास्ट जो उसकी बाहर की कवरिंग है, they facilitate the transport of ions and other substances in it. Contractile vacuole for excretion in amoeba, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की अभी हमने बात की, फॉर एग्जांपल वो अमीबा में एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जबकि जब हम बात करें अगर जो फूड वैक्यूल्स की, तो वो फॉर्म्ड होते हैं प्रोटिस्टा में फॉर और हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। तो ये अलग अलग फंक्शंस हो गए। ज्यादातर आप देखते हैं तो वो सैप वैक्यूल जो है प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और द ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, स्मूथ है, एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म करती है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स को। दैट इज इंपॉर्टेंट, इसका नाम पूछा जाता है। और इसकी इनफोल्डिंग्स को क्या नाम देते हैं, क्रिस्टे नाम देते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में आसानी से देख सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक इसकी हो गई इनर मेम्ब्रेन, और अंदर जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं किसका, क्रिस्टे का नाम दे रहे हैं। राइट, दे हैव देयर ओन डीएनए एज वेल। अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पे जो इनर कंपार्टमेंट्स होते हैं इनके, दीज इनर कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स रीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के तीन हम मेजर बात कर रहे हैं, पहले तीन कि सबसे पहले कि एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दूसरा कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म करती है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स को, जिसे हम क्रिस्टे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे हम क्रिस्टे के नाम से भी जानते हैं। इनर कंपार्टमेंट जो होते हैं इन्हें हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। दीज इनर कंपार्टमेंट्स ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड मैट्रिक्स, राइट। एंड द क्रिस्टे जो है, क्रिस्टे इंक्रीज करते हैं देयर सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस। क्या करता है ये, मजेदार बात ये है कि ये अपने एंजाइम्स बनाता है, ये अपने एंजाइम्स बनाता है। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली रिएक्शंस को जो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स का ब्रेकडाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है, एटीपी बनाता है ना ये, राइट। तो एक मजेदार बात ये है कि ये जो सेल ऑर्गेनल है ये कुछ फंक्शनिंग के लिए न्यूक्लियस पे भी डिपेंडेंट होता है। मैंने कहा ना कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो है ये रिलीज करता है, बनाता है, लेकिन कुछ एंजाइम्स के लिए ये न्यूक्लियस पे भी डिपेंडेंट होता है। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है विच इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं इसे, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। सेमी का मतलब होता है हाफ और ऑटोनॉमस का मतलब हो गया स्वचालित, काइंड ऑफ अपने आप करने वाला। तो अपने आप करता तो है, अपने एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता तो है, लेकिन कुछ चीज के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइक द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट तो फंक्शन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जिसके लिए इसके पास खुद के एंजाइम्स हैं, इसके पास खुद का डीएनए है। ठीक है, इसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं, है ना, तो आरएनए भी है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी बनाता है, इसलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल एज प्रोड्यूसेस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, चलिए। सो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स जो रीजन है उसका अंदर वाला, मैट्रिक्स रीजन में क्या है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है एंड अ फ्यू आरएनए प्रेजेंट होते हैं एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये डिवाइड कैसे करता है, बाय दी बाइनरी फिजन जो है वो डिवाइड करता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। आपको सीबीएसई के लिए इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इनफ है। आप इसी को नोट्स बनाइए और ध्यान से सुनिए चीजों को,
और एक गो थ्रू कर सकते हैं आप एनसीईआरटी की रीडिंग को भी। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं अपने अगले सेल ऑर्गेनेल की माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसको जी, हम लोग डील करेंगे प्लास्टिड्स को। तो चलिए प्लास्टिड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है बच्चों। प्लास्टिड जो है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स, और साथ ही साथ कुछ यूग्लिनॉइड्स में भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा एक मजेदार बात ये कि ये कुछ प्रॉपर्टीज ना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी शो करते हैं, जैसे दे ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए, दे ऑल्सो हैव सम स्ट्रक्चर्स व्हिच आर सिमिलर इन फंक्शनिंग लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उसके अलावा कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होती है। मैं बताऊंगा इनके बारे में कि क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिसिमिलैरिटीज है, कहां पे, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में बताऊंगा। आप जाके देखिएगा, और अगर अभी तक आपने जाके नहीं देखा तो जाके देखिए, मैंने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए आपको वहां पे। मैं बताऊंगा उनमें कि जब आप देखेंगे उसको कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, जिस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, मैं उनके बारे में वहां पे बताऊंगा आपको। तो अगर नहीं देखा है तो जाके आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नजर मारिएगा। ठीक है जी, चलिए जैसे एक हो गया क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ये एक्चुअल में टाइप्स हो गई इसकी। ठीक है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स कंटेन। पिगमेंट्स कितने हैं और कितने नहीं हैं उसके बिहाफ पे हम इनको 3 पार्ट में बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखिए जी, क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं कौन से पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, और यहां पे मेनली प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे केराटिनॉइड्स पिगमेंट, यहां पे प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे केराटिनॉइड पिगमेंट जो इनको कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स जो इनको डिफरेंट कलर देते हैं, जैसे कि रेड कलर है। ठीक है, आपने देखा होगा फ्लावर में रेड कलर है या ऑरेंज कलर है, ठीक है, या येलो कलर है। ये अलग अलग डिफरेंट विभिन्न प्रकार के कलर जो है ये देते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, तो ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ये अलग अलग कलर देने वाले होते हैं बेसिकली। जैसे ये क्लोरोफिल तो आप लोग बचपन से छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, जन्म सिद्ध अधिकार है आपका क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना। और क्लोरोफिल कैसा कलर देता है, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर देता है। ठीक है, ग्रीन कलर देता है, जबकि ये अलग अलग कलर देते हैं आपको, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो ये अलग अलग, ये बेसिक बात हमने इनके बारे में यहाँ पे जान ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल और ये आपको हेल्प करेगा इसको समझने में भी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है, कंटेन करता है क्लोरोफिल को और कैरोटेनॉइड्स को भी। कैरोटेनॉइड्स नहीं, इट्स अ कैरोटेनॉइड्स बेसिकली। ठीक है, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है यहाँ पे इनके पास, 70s राइबोसोम्स होते हैं, और ये ट्रैप करने में हेल्प करता है लाइट एनर्जी को फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये कीवर्ड्स हमारे यहाँ पे अच्छे से हम समझ चुके हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल्स है और कुछ और, जो कि क्या करते हैं, दे गिव्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट येलो, ऑरेंज एंड द रेड कलर। दैट इज इंपॉर्टेंट कि सवाल जो है आपसे पूछा जाता है इसके कि कौन से कलर जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। ये डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार, और साथ ही आपसे मैचिंग के फॉर्म में पूछ लेते हैं। जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, लेकिन ये एक तरीके से स्टोरेज का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम करते हैं, स्टोरेज का। तो बेसिकली फूड या कई इंपॉर्टेंट मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट हो गया, ये स्टार्च को स्टोर करता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कई बार आपके सीबीएसई में तो आते ही है, साथ ही साथ कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है। लायोप्लास्ट का फंक्शन हो गया ऑयल और फैट को स्टोर करना, एल्यूरोप्लास्ट हो गया जो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, एलायो और आपका अमाइलो, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एलायो में OI आ रहा है और ऑयल में भी OI आ रहा है, तो मैचिंग में इसको फटाफट से मिला देना। एल्यूरो में R आ रहा है और प्रोटीन में भी R आ रहा है, तो एल्यूरो का फंक्शन प्रोटीन को स्टोर करना हो गया। बचा अमाइलोप्लास्ट, वो स्टार्च को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो मेजरली हम जो इन प्लास्टिड्स का डिफरेंस करते हैं ना, तो इसी पे आप पे करते हैं, राइट। अगला द फंक्शन जो हो गया यहाँ पे, फंक्शन इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इम्पार्ट्स द कलर्स टू फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स। मेन फंक्शन क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। बेटा मेनली यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड रीजन। कौन सा रीजन होता है, थाइलाकॉइड रीजन होता है। थाइलाकॉइड रीजन कहाँ है, जरा ध्यान से देखेंगे। देयर आर सम वर्ड्स जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पे, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ बढ़ेंगे, जिन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रोमा। ठीक है,
एक वर्ड है यहाँ पे स्ट्रोमा। आप अगर इस ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो आपकी एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर लिया गया है ये, ठीक है। एक जो पार्ट लिया गया है यहाँ पे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में एक फ्लूइड रीजन है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में एक फ्लूइड रीजन है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में फ्लूइड रीजन है, ठीक है, और इसी को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये एंजाइम का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? ये एंजाइम सिंथेसिस करता है। ये दो टाइप के एंजाइम सिंथेसिस करता है, एक प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाला, ठीक है, एक बेसिकली प्रोटीन के लिए, और दूसरा एंजाइम सिंथेसिस करता है एक प्रोटीन्स के और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के लिए। तो बेसिकली स्ट्रोमा जो है आपका क्लोरोप्लास्ट रीजन में आपको देखने को मिल रहा है। स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं, एक ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं इस रीजन में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला एंजाइम होता है, एक जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला एंजाइम होता है, और दूसरा जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम्स होती है, दूसरी फॉर दी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो मेनली आप हम इस तरीके से इसको देखते हैं स्ट्रोमा को, इस रीजन को। दूसरा जो पार्ट यहाँ पे हमारा आ गया, तो ये पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा कि एक कौन सी है हमारा, एक कौन सी। पता है आपको ये जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने वाली एंजाइम है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, केल्विन साइकिल, वहां पे आप लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है थाइलाकॉइड। देखो थाइलाकॉइड बच्चों वो रीजन है जहां पे आपकी जो ट्रैप करता है बेसिकली लाइट एनर्जी को। थाइलाकॉइड वो रीजन है जो क्या करता है? ट्रैप करता है, ट्रैप दी लाइट एनर्जी, ठीक है, ट्रैप दी लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। अच्छा सर, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। हाँ जी बिल्कुल, थाइलाकॉइड जो है इनके पास क्या है? यहां इस रीजन में क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें और जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमने अंदर की बात कर ली सीधा, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे कुछ इनर मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद हमारे स्ट्रोमा रीजन हो गया जो कि फ्लूइड रीजन है, जो कि एंजाइम्स का सिंथेसिस कर रहा है। फिर यहाँ पे थाइलाकॉइड है। देखो थाइलाकॉइड बन किससे रहे हैं? थाइलाकॉइड जो है बेसिकली ये ग्रैनम आपको दिख रहे हैं, ग्रैनम मिलके इसको बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ थाइलाकॉइड में एक कॉइन्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे जो अलग से कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ये हमें कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं? ये जो ग्रैनम है कैसे बना रहे हैं? ये बेसिकली पाइल लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन्स के जैसे ढेर दिखते हैं ना, कुछ वैसे स्ट्रक्चर हैं जो इस रीजन को बना रहे हैं, जो इसको बनाते हैं इसके अंदर। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। कॉइन्स के ढेर के फॉर्म में जो हमें देखने को मिल रहे हैं उन्हें हम ग्रैनम बोलते हैं। ग्रैनम बेसिकली जो है, ग्रैनम जो है वो सिंगुलर वर्ड के लिए आता है, ठीक है, या ग्रैना भी आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ठीक है, ग्रैना वर्ड भी पढ़ोगे। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं हमें ध्यान रखनी, सिंगुलर कौन सा प्लूरल कौन सा बोल रहा है, ये पॉइंट हमें समझना है, ठीक है। या फिर इन ग्रैनम को आप और नाम से ही पढ़ोगे, जैसे इंटीग्रल थाइलाकॉइड्स के नाम से भी जानोगे, ठीक है, इन्हें आप इंटीग्रल थाइलाकॉइड्स के नाम से भी जानोगे, इंटीग्रल थाइलाकॉइड रीजन के नाम से भी आप इनको जानोगे, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी है। तो थाइलाकॉइड क्या है? ट्रैप कर रहा है लाइट को, और जिससे लाइट एनर्जी को बेसिकली वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वाली जो बात आ रही है ना, ये वही अपना शो कर रहा है। दूसरा जो वर्ड आता है यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो ये ल्यूमन है। थाइलाकॉइड की जो बेसिकली थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन के आसपास जो स्पेस घिरा हुआ है ना, उसे हम ल्यूमन बोल रहे हैं यहाँ पे। ये थाइलाकॉइड है, और थाइलाकॉइड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, किससे बन रहा है? ये थाइलाकॉइड जो है बेसिकली ग्रैनम से बन रहा है ये, और इसकी जो मेम्ब्रेन के पास जो स्पेस है उसे ल्यूमन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये ल्यूमन रीजन हो गया। तो ऑलमोस्ट सारे पास्ट हमारे कवर हो चुके हैं। इसको देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे उस पेज की, तो आपको एक भी डाउट वहां पे नहीं मिलेगा। अगर फिर भी मिलेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बच्चों जरूर बताएंगे, राइट। अगला पार्ट जो आता है, अगला सेल ऑर्गेनेल है यहाँ पे हमारा, वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। अगर हम ध्यान में रखें अपनी बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और एक अच्छे सेल ऑर्गेनेल्स में से एक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्ले करता है। दो यूनिट्स होती हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में भी। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो एटीएस टाइप होता है। यहाँ पे जो एस है वो स्वेटबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन को भी, ठीक है, जो उसकी डेंसिटी और सेडिमेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। एंड
तो यहाँ पे राइबोसोम जो होते हैं जनरली वो सेपरेट होते हैं, एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट होती है। जब आप बोलते हैं कि 80s जो है यहाँ पे, तो इसका मतलब एक बिगर यूनिट है। जब हम 60s देखते हैं और एक स्मॉलर यूनिट है जिसे हम 40s के नाम से जानते हैं। जब आप 70s आरएनए बोलते हैं तो आप बेसिकली क्या बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं कि एक जो हो गया हमारा यहाँ पे 50s हो गया और एक जो हो गया यहाँ पे हमारा वो 30s हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, 60 और 40 तो 100 होना चाहिए। नहीं, जब एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके सेडिमेंटेशन और डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो आमतौर पे ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये यूनिट जो होती है, एक बिगर यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट होती है, ये सेपरेट होते हैं। लेकिन जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो आपस में जुड़ जाते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट दोनों चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो फंक्शन क्या है इसका, बेसिकली फंक्शन है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एक तरह से इंजन है। राइबोसोम जो है ना, ये सेल का इंजन है। ठीक है, सेल का इंजन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये सेल का इंजन है। सेल को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट। सेल को चलाने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है और एंजाइम्स को बेसिकली प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है इसी तरीके से। एंड बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अलग अलग होती हैं दोनों ये, बट जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है तो आपस में जुड़ जाती हैं। किसकी हेल्प से जुड़ती हैं ये? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन जो है इनको जोड़ने में हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम आयन जो है इनको जोड़ने में हेल्प करते हैं, इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो आएगा हमारा वो है साइटोस्केलेटन। Now what are the cytoskeleton? साइटोस्केलेटन क्या है हमारे? साइटोस्केलेटन जो है बेसिकली ये एक नेटवर्क है फिलामेंट का। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। कहां मिलेंगे देखने को हमें? जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, विच आर मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट एज वेल। किससे मेड अप होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से। उसके अलावा इसमें कई इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कई इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं शेप ऑफ द सेल को। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो किससे मेड अप है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कैसे स्ट्रक्चर है। इनके अंदर मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर और भी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि अल्फा या बीटा प्रोटीन जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो इनको बनाते हैं आगे जाके। ठीक है जी, चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ पे। देन सिलिया एंड फ्लैजिला। देखिए सिलिया कैसे होते हैं? सिलिया जो होते हैं वो काफी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे वर्क लाइक अ ओवर्स। जब भी आप सिलिया और फ्लैजिला को देखेंगे तो आप उसमें अगर सवाल भी आता है डिफरेंस, तो आप उसको एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, राइट। एक मिनट में, एक यहां पे हमारा जैसे कि एक फंक्शन है, अगर हम बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट, ध्यान रखिएगा ओवरऑल साइटोस्केलेटन के लिए। लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल अगर फंक्शन पूछ लिया जाए, लेट सपोज आपसे माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन पूछ लिया जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं सेल की, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे सिलिया पे। तो सिलिया एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं एज कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, सिलिया के नंबर ज्यादा होते हैं, फ्लैजिला के नंबर कम होते हैं। ठीक है, तो हेल्प इन द मूवमेंट एज वेल। फ्लैजिला लॉन्गर होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेल मूवमेंट। दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड होते हैं ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कि दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनकी जो कोर होती है उसे हम एक्सोनिम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कोई एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोर का मतलब है यहाँ पे कि अगर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसका जो कोर स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना ये, अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसका अंदर जो कोर है बेसिकली ये एक एक्सोनिम है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सोनिम हो गया। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये इनका 9+2 अरेंजमेंट होता है जिसको एक्सोनोमल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा कि ये उसका एक स्ट्रक्चर है सिलिया और फ्लैजिला का। कैसे दिखा रहा है ये? तो यहां से देखो ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 होते हैं जब आप यहां से काउंट करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से काउंट करेंगे तो ये 9+2 अरेंजमेंट, 9 जो है किसमें है, ये पेयर्स में प्रेजेंट है, और 2 ये वाला अरेंजमेंट, तो दैट इज अ 9+2 एरे। एरे का मतलब होता है, आपके एनसीईआरटी का एक वर्ड है एरे, एरे इज लाइक अ अरेंजमेंट, ठीक है, विच इज अ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट, विच इज द एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट बच्चों। उसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इनके बीच में क्या होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो डबलेट में प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में इन बाहर वाले आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये जो अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये इनके बीच में भी कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ द इंटर डबलेट ब्रिजेस की हेल्प से, ठीक है। एंड दीज आर दी रेडियल स्पोक्स जो इसको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। बीच में सेंट्रल शेथ है जो इन दोनों के बाहर और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और बाहर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो बाहर है इसलिए उसका नाम है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो बाहर है इसलिए उसका नाम है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो अंदर है इसलिए सेंटर में है तो इसलिए उसको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दिया गया है। तो दीज आर द सिंपल अरेंजमेंट, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेंट्रोजोम्स के बारे में। सेंट्रोजोम जो है वो कंटेन करते हैं 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे सेंट्रियोल बोलते हैं। 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं कि ये बाहर जो है ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखते हैं। ये क्या है आपके, अब समझते हैं जरा, उसको ध्यान से देखिए। सेंट्रोजोम कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये जो बॉडी बनी दिस इज कॉल्ड सेंट्रोजोम, ठीक है। इस सेंट्रोजोम को हम डिप्लोजोम के नाम से भी जानते हैं। इस सेंट्रोजोम को हम डिप्लोजोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस सेंट्रोजोम को हम डिप्लोजोम के नाम से भी जानते हैं, विच इज कॉल्ड द सेंट्रियोल। दिस आर सराउंडेड बाय अमorphous पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जो इसके सराउंडिंग में होते हैं। एंड ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, दीज बोथ आर दी सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स कैसे प्रेजेंट है, 2 बातें ध्यान रखिएगा। सेंट्रियोल जो है नंबर 1 कि एक तो पेयर में प्रेजेंट है, और दूसरे कैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। कैसे, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कैसे मेडअप होते हैं ये आपको सेल में कैसे दिखेंगे, ये देखो यहाँ पे एक जूम आउट करके दिखाया हुआ है ना, ये यहाँ देखो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के आसपास ही देखने को मिलते हैं। देखो मैंने इसलिए सेल में बनाने की कोशिश की है कि ये वाला जो रीजन हो गया हमारा, ये न्यूक्लियस रीजन हो गया। तो न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियस के आसपास हमें देखने को मिलते हैं सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर कुछ ऐसे दिखते हैं, देखो ऐसे देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। सेंट्रियोल के पेयर हो गए, किसमें प्रेजेंट होते हैं, मैंने 2 बातें बोली, किसमें, हमेशा पेयर में, और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है ये। तो मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल, इवनली स्पेस्ड यानी कि 9 जो है वो स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं, और अंदर वाले बेसिकली यहाँ 0 है, तो 9+0 अरेंजमेंट। अंदर कुछ नहीं है यहाँ पे, जो पेरिफेरल में है बाहर ही हमें ऐसे अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं इनके, जो 9 इस तरीके से, लाइक दिस, जैसे आपको ये देखने को मिल रहा है ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जैसे ये है ना 9, ये 1 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, कैसे भी देख लो। तो ये इनमें भी वैसे ही अरेंजमेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, तो मेड अप 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल ट्यूबुलर प्रोटीन, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 1 2 3, ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया इनका। तो ऐसे करते करते हमें 9+0 जो बोला है, क्योंकि सेंट्रल में उतना नहीं है कोई भी, तो इस तरीके से अरेंजमेंट इनका देखने को मिलता है। ये पूरा आपको खोल के दिखाया हुआ है कि एक सेल में ये लोकेशन हो गई इसकी। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे हमें, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फॉर्म में जो देखने को मिल रहे हैं, तो 9 का अरेंजमेंट ऐसे देखने को मिलता है हमें, राइट। होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया बच्चों। तो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं वेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर फॉर द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। अब क्योंकि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, तो ये किसमें है, एनिमल सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। वहां हमें तभी देखने को मिलेगा जिस सेल में सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, उसी प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, अदरवाइज देखने को नहीं मिलेगा।
दे प्रोड्यूस अ स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हम स्पिंडल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पे जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि एनिमल सेल में सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करते हैं ये जो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, ठीक है। देन बच्चों बात करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। राजा ऑफ द सेल, द किंग ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। क्यों? जैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन एक हाईली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है और कंट्रोल करता है लॉट ऑफ एक्टिविटीज को हमारी बॉडी की, उसी तरीके से सेल का जो कंट्रोलर है, जो सेल को कंट्रोल कर रहा है वो कौन है? न्यूक्लियस। प्रोफेसर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। प्रोफेसर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी बच्चों। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है आपका ये, ठीक है। उसके अलावा अब यहां पे इनके बीच में मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये वाली इनर मेम्ब्रेन होकर इनके बीच में जो स्पेस हो गया ये हो गया पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं इसे? पेरीन्यूक्लियर स्पेस का नाम दे देते हैं। ये इसके बीच में हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट with the perinuclear space and the nuclear pores. Now where are the nuclear pores region present? In this region there are nuclear porous region, ठीक है। इस रीजन में न्यूक्लियर पोर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, ये हो गए न्यूक्लियर पोर्स, राइट बच्चों। इसके बाद there has a chromatin material as well। अंदर जो है हमें क्या मिलेंगे? अंदर जो है क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो there is a thread like structure which is called chromatin material, ठीक है। there is a thread like structure which is called the chromatin material, nuclear matrix and nucleoli। nucleoli जो है यहाँ पे हमें बीच में देखने को मिलेगा। तो ये न्यूक्लियोलाई हो गया या न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस करने में अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं आपको, अब वन बाय वन यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो जरा, बाहर क्या हो गई? यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हो गए। न्यूक्लियर पोर आपको समझ आना है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ जितना भी जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट्स लाइक अ फ्लूइड, ठीक है, इट्स लाइक अ फ्लूइड जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे आप कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, देयर इज अ मेम्ब्रेन इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड द न्यूक्लियर लैमिना। क्रोमैटिन मटेरियल हो गए और न्यूक्लियर एनवेलप हो गया जो इसकी कवरिंग हो गई। और इसके साथ आपको दिखता ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इसके साथ कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक हमारी लेबलिंग हो गई इसकी। और न्यूक्लियोली क्या है? जो आरएनए सिंथेसिस कर रहा है बेसिकली अंदर, न्यूक्लियोलस। दिस इज अ रीजन व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। और ये नेम किसने दिया था? नेम बाय द फ्लेमिंग ने। तो क्रोमैटिन जो है बेसिकली, क्रोमैटिन आगे जाके क्या होते हैं? क्रोमैटिन जो है ये आगे जाके कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। ये आगे जाके कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम बनाते हैं। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। हमें क्रोमोसोम्स कब दिखने स्टार्ट होते हैं? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। इस वाले चैप्टर की कई बातें जो हैं चैप्टर 10 के साथ आगे लिंक करेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है जिसे हमने कैरियोलिम्फ का भी नाम दिया। किसका नाम दिया? कैरियोलिम्फ का भी नाम दिया। इट्स अ काइंड ऑफ फ्लूइड लाइक। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी कि इस रीजन में क्या क्या है? इस रीजन में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और साथ ही साथ ये जो क्रोमैटिन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है। ये आगे जाके कंडेंस्ड होंगे और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड द न्यूक्लियोपोर्स। कहां है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी हो गई? देखो, जैसे इनर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये किसके साथ है? इनके बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है जहां से
एक्सचेंज होता है मटेरियल का साइटोप्लाज्म में और किसमें, इस न्यूक्लियस के अंदर। जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बहुत से मटेरियल्स होते हैं जो न्यूक्लियोलस बना रहा है, जैसे आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, वो बाहर भेजने हैं, तो वो सारे न्यूक्लियोपोर से होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम पे डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन मैंने पहले ही बोला था कि जब हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स की तो डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसा समझिए कि ये जेनेटिक मटेरियल के बनने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनका कनेक्शन जेनेटिक मटेरियल्स के साथ है। अभी आसान भाषा में इतना ध्यान रखिए, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो जेनेटिक मटेरियल बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, या उनके साथ कनेक्टेड है। अभी के लिए इतना ध्यान रखेंगे। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मतलब जो पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन्स के आप पढ़ेंगे डिटेल में आगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे इनके, ठीक है। इनके टाइप्स भी होते हैं कि कैसे वो एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनता है इनका, जो न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोसोम्स कैसे कंटेन करते हैं इसको अपने साथ, सारी चीजें पढ़ेंगे हम आगे, रिलेट करेंगे क्लास 12th में भी, ठीक है। फिर आता है सेंट्रोमियर। न्यूक्लियस क्या, सेंट्रोमियर ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है जब हम बात करते हैं एक क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम पे एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है इन एवरी क्रोमोसोम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। दूसरी तरफ काइनेटोकॉर्ड्स होते हैं। काइनेटोकॉर्ड्स क्या है, दीज आर द डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की साइड पर भी दिखाऊंगा कहां पे। और न्यूक्लियस जो है वो इराइथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट नहीं होते, मैमल्स में, और स्वीप ट्यूब्स में, किसमें, वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर। अब ये देखिए जरा, अभी दिखाता हूं आपको। क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मेटासेंट्रिक, मिडल सेंट्रोमियर। यहां पे नजर मारते हैं, ये देखिए जरा। तो यहां पे अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये देखिए क्रोमोसोम्स के। तो दिस इज लाइक वेट लाइक दिस, जैसे मेटासेंट्रिक है बच्चों। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है कि ये जो डिस्क, देखो डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर जो काइनेटोकॉर बोल रहे थे ना, कि यहां पे एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर है लाइक दिस, जो इसको कनेक्ट कराने में हेल्प करता है, उसे काइनेटोकॉर बोल रहे हैं। अब मेटासेंट्रिक का मतलब है जहां पे हमें इक्वल आर्म्स देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है, ठीक है। बिल्कुल जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन वहीं जब ये सेंटर से थोड़ा हटके होगा, जब ये सेंट्रोमियर जो है इस क्रोमोसोम पे सेंटर से हटके होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक शॉर्ट आर्म बनेगा और एक लॉन्ग आर्म बनेगा। कैसा बनेगा, एक शॉर्ट आर्म बनेगा और एक लॉन्ग आर्म जो है उसका फॉर्मेशन होगा। तो क्रोमोसोम्स के टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पे, कि वो परफेक्टली सेंटर पे है या इनपरफेक्टली सेंटर पे है, ठीक है। अब उसके अलावा जब आप देखते हैं यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक, एक टर्म आती है यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर सिचुएटेड होता है क्लोज टू इट्स एंड। अब देखो एक्रोसेंट्रिक कहां है, बिल्कुल जो है उसके सेंट्रोमियर जो है कहां चला गया, बिल्कुल उसके एंड की तरफ करोगे तो बहुत शॉर्ट आर्म हो गया, वेरी शॉर्ट। उसी तरीके से टेलोसेंट्रिक की अगर बात करें तो बिल्कुल टर्मिनल पे होगा, टी से टीलो, टी से टर्मिनल। एंड आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मजेदार बात यह है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के नहीं आता, ये सबसे मजेदार बात है, राइट। तो ये सीधा इसकी पोजीशन बोलता है, मेटासेंट्रिक जहां सेंटर में है सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा अवे है, सेंट्रोमियर नियरर टू दी वन एंड, नियरर वर्ड यूज करेंगे, वन नियरर। सब मेटासेंट्रिक के लिए नियरर टू दी सेंटर। एक्रोसेंट्रिक जहां पे शॉर्ट आर्म है, किस तरफ जा रहा है, सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, कंप्लीटली नहीं, सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, उसके एंड की तरफ क्लोज हो रहा है, ठीक है। एंड टेलोसेंट्रिक, टेलो मतलब टर्मिनल, जहां पे बिल्कुल जो है टर्मिनल पे पहुंच गया और उसके जो आर्म्स है वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा जो है वो छोटे हो गए, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी थी। इसके अंदर सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट का मतलब है कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है एक कांस्टेंट लोकेशन पे, जिसे सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। वो एक अपीयरेंस हमें दिखती है सैटेलाइट्स की, इंपॉर्टेंट इसमें फ्रैगमेंट्स के अंदर, तो जिसे हम सैटेलाइट है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम जब सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात करेंगे, राइट। तो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पे इस न्यूक्लियस वाले टॉपिक में, उसकी फंक्शनिंग। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल्स को जो आगे ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, जिसको हम किसी और चैप्टर्स में भी सीखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने बच्चों इस वन शॉट को डेफिनेटली एंजॉय किया हो। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो जाके देखिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। अगर अभी आपने डायरेक्ट लास्ट में आ गए, पीछे आ गए हैं, और ऐसे ही वन शॉट हमने और भी चैप्टर्स के रिकॉर्ड किए हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया है, जाके देखिए प्लेलिस्ट में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको रिकॉर्ड किया जा चुका है, उनको देखिए जाके आप जरा।
उन पर नजर मारिए प्लेलिस्ट में और एंजॉय कीजिए उनको। ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स के चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बने रहें, जिसमें कि हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हर एक चैप्टर के वन शॉट को आपके लिए लेके आए हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एसोसिएशन रीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सभी तरीके से। मैं गौरव शर्मा मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वन शॉट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।